हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अरोरा आईएएस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं नया टॉपिक ऑन एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विसेज। ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है आपको भी, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट बनने वाले हो। ये सारे के सारे वैल्यूज़ आपके अंदर होना चाहिए ताकि आप एक अच्छे से वेरी गुड एंड फेमस ब्यूरोक्रेट बन सकें। तो इसी के थ्रू हम शुरू कर देते हैं सीरीज़। तो द टुडेज लेक्चर सीरीज शुरू एप्टीट्यूड डेफिनेशन के थ्रू। आपने सुना ही होगा बुधिया सिंह ओडिशा रनर के बारे में। तो जो एथलीट था, वो बच्चा था, जब वो 5 इयर्स का ही था, ही वॉज रनिंग रियली फास्ट। वो उसकी टैलेंट थी, एवरीबडी बोल रहे क्या टैलेंटेड बंदा है। तो क्यों टैलेंट बोलते हैं? क्योंकि उसकी एक सर्टेन लेवल ऑफ वर्क करने का तरीका है, उसकी एक कैपेसिटी है, वो कॉम्पिटेंट है किसी चीज़ पे, इसीलिए उसको एप्टीट्यूड कहते हैं। अगर आपके पास एप्टीट्यूड है और राइट एटीट्यूड है, आप पहुंच जाओगे एल्टीट्यूड, मतलब ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे, जेनिथ मतलब फेमस हो जाएंगे। तो एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? एटीट्यूड है जो बिहेवियर ऑफ अ पर्सन इमोशन के थ्रू क्या फील करता है एक ऑब्जेक्ट के लिए, फेवर या डिसफेवर दिखाता है, वो है एटीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या है? एक कॉम्पिटेंस लेवल है, वेदर अ पर्सन इज सूटेबल फॉर अ थिंग और नॉट। जो बुधिया सिंह है, एथलीट बनने का लायक है कि नहीं है, बिकॉज उसका टैलेंट है उस कॉम्पिटेटिव लेवल को करने के लिए। जैसे कि हम भी सुनते हैं कि आसपास वालों का हैंड राइटिंग बहुत तेज़ी से चलता है, या फिर उनको पेपर कंप्लीट हो जाता है, 20 क्वेश्चंस इजीली कंप्लीट कर देते हैं किसी पेपर में। तो क्यों बनता है? क्योंकि उनकी टैलेंट है, एक सर्टेन काइंड ऑफ वर्क है उनको करने का। तो यही इसको एप्टीट्यूड कहते हैं, जो मेंटल भी होता है, फिजिकल भी हो सकता है, और ये कॉम्पिटेंस पे लेवल करती है। और एटीट्यूड का कैरेक्टर पे असेस करते हैं, वो कॉम्पिटेंस पे नहीं, सिर्फ कैरेक्टर का ही है। तो अभी कुछ डिफ्रेंसिएशन देखते हैं कि एबिलिटी स्किल को हर टाइम में हम इंटरमिक्स करके यूज़ कर लेते हैं, पर अलग है। एबिलिटी क्या है? आपको किसी क्वालिटी होती है आपके अंदर किसी चीज़ को करने की, आपकी स्ट्रेंथ है, एबिलिटी है जो कर सकती है एक चीज़ को। वही वाली एप्टीट्यूड वो है, आपकी पोटेंशियल होना चाहिए किसी क्वालिटी को पोजेस करना, बट पोटेंशियल होना अलग है। आप इंटेलिजेंट तो हो, बट वो उस पोटेंशियल लेवल तक हो जहाँ की आप कुछ भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो, वो एप्टीट्यूड चाहिए। इसीलिए सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं सीसेट एग्जाम को। और स्किल क्या होती है? स्किल कुछ नहीं बट रिगरस ट्रेनिंग के थ्रू आप एक किसी टैलेंट को आप अपना सकते हो, वो है स्किल। और इंटेलिजेंस क्या होता है? कुछ भी चीज़ों को अंडरस्टैंड करके उसको मैक्सिमाइज करते हुए एक्सपीरियंस के थ्रू, दैट इज़ इंटेलिजेंस। वो इंटेलिजेंस हम सब में होती है, तो वो हाई या फिर लो या फिर मीडियम लेवल की होती है हर किसी के अंदर। अब हम फाउंडेशनल वैल्यूज़ पे जाते हैं। एप्टीट्यूड कुछ नहीं, मतलब थोड़ा सा ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रखी है टॉपिक। बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में फाउंडेशनल वैल्यूज़ है, बहुत सारे फाउंडेशनल वैल्यूज़ है। नोबल कमेटी ने भी कुछ प्रिंसिपल दे रखी है, जो हमने पहले भी वैल्यूज़ वाले चैप्टर में एथिक्स एंड पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ में भी पढ़ रखी है। पर यहाँ पे उनके अलावा भी कुछ और भी फाउंडेशन वैल्यूज है जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो आगे बढ़ते हैं कि पहले की फाउंडेशन वैल्यूज क्या है। ये एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है ताकि आप जज कर पाओगे कि आपका एक्शन राइट है कि नहीं। जैसे प्रोफेशनलिज्म, रिस्पॉन्सिवनेस, इम्पार्शियलिटी। आप सोसाइटी के लार्जर इंटरेस्ट के लिए काम करते हो और पब्लिक ट्रस्ट जीतने के लिए, ताकि पब्लिक वेलफेयर बनी रहे। और पब्लिक ट्रस्ट रिफ्लेक्ट करना चाहिए आपके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के थ्रू। जैसे आपने देखा ही होगा 2G स्कैम्स होते हुए नाजी रेजीम में क्या होता था, सारे सोल्जर्स और उनके अंदर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो मारपीट करते थे, लोगों की बीहेडिंग करते थे। तो ये फाउंडेशन वैल्यू तो है ही नहीं, आपको ये वायलेंस पे जाना ही नहीं है। तो ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि जबकि आपको वैल्यूज़ पता चल जाएगी, फाउंडेशन वैल्यूज़, तब आपके लिए आसान बन जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को एनहांस करने के लिए। आप मेरिट पे जाओगे, अपग्रेड हो जाओगे ट्रेनिंग और कैपेसिटी के थ्रू। क्वालिटी ऑफ पीपल हु मस्ट हैव नॉट ओनली रिक्वायर्ड स्किल्स एंड नॉलेज बट वी नीड पीपल, मतलब ब्यूरोक्रेट्स जो सिविल सर्विसेज में जाने वाले हैं, उनकी राइट वैल्यू सिस्टम भी होनी चाहिए। यही तो कॉन्स्टिट्यूशन में इम्बाइब हुआ है। तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ में भी कुछ बोलती है कि सिविल सर्वेंट्स को क्या क्या फॉलो करना चाहिए। एक तो है सॉवरेन बेस्ट पॉसिबल मैनर एलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव इन अ गवर्नेंस। सोशलिज्म क्या है? प्रोडक्शन बिलोंग्स टू पीपल, ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ एनी प्रोडक्शन। अब सेक्युलरिज्म, स्टेट को किसी रिलीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। डेमोक्रेसी, पीपल के थ्रू ही रूल होगा। और फिर जस्टिस, रिपब्लिक और इक्वालिटी हम जानते ही हैं। तो जस्टिस क्या है? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, किसी सेक्शन को लीव आउट नहीं करना चाहिए, सबको इकट्ठे पब्लिक पॉलिसी में लेके जाना है। इक्वालिटी है मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अफर्मेटिव एक्शन के थ्रू आगे लेके जाने की। तो ये कुछ
कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू से। अब देखते हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज का ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑल इंडिया सर्विसेज का कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऐसा है कि नेशनल यूनिटी इंटीग्रिटी के लिए काम करते हैं वो लोग, इसीलिए ऑल इंडिया सर्विस होता है। मतलब एक इंसान उसी स्टेट में कार्डर में आएगा कि नहीं ये कुछ भरोसा नहीं है, बट ऑल इंडिया सर्विसेज का मोटिव होना चाहिए इनका एक कॉम्पिटेंस लेवल, एफिशिएंसी एंड प्रोफेशनलिज्म, जो कि इंटीग्रिटी और न्यूट्रलिटी और ऑब्जेक्टिव लेके आएगी। कुछ एक्ट्स एंड लेजिस्लेशन है सिविल सर्विसेज पीपल के लिए, जैसे कि आर्टिकल 309 वो रिक्रूटमेंट और कंडीशंस ऑफ सिविल सर्विसेज पीपल अपॉइंटमेंट के लिए देखती है, और एक और आर्टिकल है 312, ये ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के लिए भी एक क्रिएट करने के लिए सोच रही है और रेगुलेट करती है रिक्रूटमेंट और कंडीशंस ऑफ द सर्विस। एक एक्ट है 1951 एज वेल एज सिविल सर्विसेज कॉन्डक्ट रूल्स 1964, एक ड्यूटी को परफॉर्म के लिए टोटल डिवोशन के साथ एक टाइम फ्रेम में ड्यूटी को अच्छे से निभाने के लिए सारे कॉन्डक्ट रूल्स हैं। कॉन्डक्ट रूल्स कैसे हैं कि पर्सनल लेवल पे आपको क्या करना चाहिए, प्रोफेशनल लेवल पे क्या करना चाहिए, ब्राइब एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, कॉन्फिडेंशियल कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर्स में। यहाँ पे सिर्फ हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट है ये फाउंडेशनल वैल्यूज़। इन चीज़ों का ज़रूरत तभी पड़ेगी जब हम प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस एंड एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। तो अभी के लिए यहाँ पे सिर्फ फाउंडेशनल वैल्यूज़ को समझेंगे, और फिर कोड ऑफ एथिक्स 1997 के थ्रू एक बिल के थ्रू इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, जो रूल ऑफ लॉ, इम्पार्शियलिटी, अकाउंटेबिलिटी हो, डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज एंड देन ट्रांसपेरेंट हो, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब आपके ब्रेन के प्रोसेस को ही प्री डिटरमिन जजमेंट के थ्रू पास नहीं करोगे, आप उस सिचुएशन पे ऑब्जेक्टिव मतलब इम्पार्शियल होके काम करोगे और आपके पोजीशन ऑफ पावर को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। एक और है पब्लिक सर्विस बिल 2007 में भी लेके आ रहे हैं, ताकि ये सब वैल्यू सिस्टम्स पब्लिक सर्विसेज में कैसे इनकॉर्पोरेट करें ये देखा जा रहा है। तो वैल्यूज पब्लिक सर्विसेज में क्या है, आपको पेट्रियाटिज्म, देश के लिए काम करना है, नेशनल प्राइड के लिए काम अपहोल्ड करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के एलिजेंस होना चाहिए, लॉस ऑफ द नेशन को अबाइड होना चाहिए, देन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी मतलब जो बोल रहे हो, जो शपथ लेते हो काम करने का, उसका और आपका करने का तरीका दोनों एक ही होना चाहिए, देन ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियलिटी, ऑनेस्टी, डिलीजेंस और बहुत सारे ऐसे वैल्यूज हम पढ़ने वाले हैं। सिर्फ हम थोड़े से ब्रीफ डिस्कशन के लिए पब्लिक सर्विसेज वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे। और फिर आते हैं पब्लिक सर्विसेज कोड। पब्लिक सर्विसेज कोड क्या होती है कि केयर एंड डिलीजेंस, ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियलिटी, मैनेजमेंट अच्छे से करो ताकि आपकी खुद की प्रोफेशनल ग्रोथ हो, ऑफिशियल पोजीशन और इन्फॉर्मेशन, पब्लिक मनी यूज मत करिएगा। पब्लिक सर्विसेज एंड पब्लिक सर्वेंट्स सर्व करना चाहिए किसको, गुड गवर्नेंस बढ़ाने के लिए। गुड गवर्नेंस क्या होता है, मैक्सिमम पीपल गवर्नेंस, लेस ऑफ गवर्नमेंट। ओके, देन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। और फिर पब्लिक सर्विसेज कोड फॉर एथिक्स, पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज के लिए गवर्नमेंट कंसल्टेशन पे है सेंट्रल अथॉरिटी के साथ। द कमेंटमेंट विद द कमेंटमेंट ऑफ द एक्ट, ये पब्लिक सर्विसेज जैसे एक्ट बन जाएगी, ये सारे कोड प्रिंसिपल्स आ जाएंगे। तो वो जो बिल हमने कहा था ना पब्लिक सर्विसेज कोड बिल, तो ये सारे कुछ बोल रही है। तो लेट्स सी इफ इट कम्स, इट्स अ बेटर थिंग। बट ये आंसर तभी लिखेंगे जब अगर क्वेश्चन में पूछेंगे तो कि आपको क्या लगता है कि कैसे वैल्यूज़ को इनकॉर्पोरेट या फिर सिविल सर्विसेज को रिफॉर्म करने के लिए कैसे कैसे रिफॉर्म्स थ्रू कोड्स लेके आना चाहिए, पब्लिक सर्विसेज मेजर्स कैसे होना चाहिए, तब ये सारे पॉइंट्स लिखिएगा। और अभी सेकंड ARC रिफॉर्म्स, सेकंड ARC कमीशन ने ये कहा था कि इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियलिटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज, कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाउंडेशन वैल्यूज है। सेकंड ARC ने 3 लेवल पे डिफ्रेंशिएट कर दिया कोड ऑफ सिविल सर्विसेज कोड के लिए। पहला कोड है वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड सेट करती है, फिर कोड ऑफ एथिक्स, फिर कोड ऑफ कॉन्डक्ट। कोड ऑफ कॉन्डक्ट कम्स एट द लेवल 3, मतलब आपकी कॉन्डक्ट हाई लेवल होनी चाहिए। वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट क्या है आगे जाके पढ़ेंगे, सिर्फ अभी समझिएगा कि ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए है कुछ कोड। क्या है वो कोड, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आप काम करोगे एक ट्रस्ट के साथ, आप लॉयल रहोगे आपके जो भी इंस्टीट्यूशंस के अंदर आप काम कर रहे हो, और आप फेयर, अटेंटिव और अनबायस्ड होना चाहिए। और फिर नोलन कमेटी का तो वैसे भी है यूनाइटेड किंगडम में पब्लिक लाइफ, 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ
कैसे सिविल सर्वेंट्स को होना चाहिए, उन्होंने बताया कि सेल्फलेसनेस, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी एंड लीडरशिप। तो और 2 कमिटीज़ ने भी यही टाइम टू टाइम ने कहा था कि 1964 ने एक सांतानम कमेटी, इन्होंने ये कहा था कि आफ्टर ज्वाइनिंग द सर्विसेज एल्ट्रुइज्म एंड एम्पैथी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूज है एक सिविल सर्वेंट को। और होटा कमेटी रिपोर्ट 2004 ने इसीलिए तो सीसैट इंट्रोडक्शन के लिए इन्होंने ज़्यादा फोर्स दिया था होटा कमेटी ने कि 15 की ज़्यादा एप्टीट्यूड वाले बच्चे जब लिखेंगे एग्ज़ाम के अंदर, सिस्टम के अंदर आएंगे तो थोड़ा सा रिफॉर्म हो जाएगा सिस्टम भी। ब्यूरोक्रेटिक डिलीजेंस तो बिल्कुल नहीं है, इसीलिए इसको ज़्यादा अच्छे से रिफॉर्म करने के लिए इन्होंने ये सजेस्ट किया था। एक और सजेस्ट भी किया था कि 15 ईयर्स का परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखिए, अगर कोई भी अच्छा सा परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे तो उनको हटा दीजिएगा, जैसे नॉन परफॉर्मिंग ऑफिसर्स के थ्रू। तो ये सब